ये भी केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 10 है। हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था, टॉपिक का नाम क्या है? अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 होती हैं। एक हो गई थी वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, दूसरी हो गई थी क्वथनांक में अवनमन, तीसरी चल रही थी हिमांक में अवनमन, जिसकी हिमांक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, जाके देख लेंगे। आज हम लोग को अच्छे से पढ़ना है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी आना, ठीक है। हिमांक क्या है, एक बार फास्ट बता देता हूं। चालू है फोकस? हाँ, हिमांक क्या है एक बार फटाक से बता देता हूं। हिमांक को इंग्लिश में क्या कहते करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होने का मतलब है कि द्रव का क्या कन्वर्ट हो जाना? ठोस में कन्वर्ट हो जाना। तो वह ताप जिस पर द्रव किस में कन्वर्ट हो जाए? ठोस में, वो क्या कहलाता है? हिमांक। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमन कहलाती है। यह प्रक्रिया हिमन कहलाती है, ठीक है। तो ताप ही क्या कहलाता करता है? टीएफ। किससे दर्शाया जाएगा यहाँ पे? टीएफ, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर। कोई दिक्कत? उसको किससे दर्शा रहे थे? क्वथनांक वाले को टीबी से, इसको दर्शाना है हमें टीएफ से। इतनी सी बात है। अगर शुद्ध विलायक के लिए होगा तो ये टीएफ नॉट हो जाएगा। ये वाला किसका कहलाएगा? विलयन का। ये वाला किसका कहलाएगा? विलायक का। था इतना सा, बस इतना याद रखो, हो गया। फिर एक और चीज यहाँ बता दी गई तुम्हें, 12वीं लेवल की परिभाषा, जिसमें वाष्प दाब से रिलेटेड बात की गई। जो ये पहली वाली हेडिंग थी तुम्हारी, अब तुमको पता चल गया होगा वाष्प दाब क्या है। अब तुम खुद सोचो, अभी तुम 3-4 दिन बाद वाष्प दाब के बारे में जितना जान रहे हो, क्या पहले दिन जान रहे थे? रिवीजन के बाद भी देखो, बार बार जब वाष्प दाब आ रहा है तो तुम इससे थोड़ा फैमिलियर हो गया कि हाँ वाष्प दाब क्या है, समझ में आने लगा। वही तुमको पानी उबलवा रहा हूँ तब समझ में आ रहा है। अभी बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म वो सब पल्ले नहीं पड़ता। तो अंतर नहीं भेजा ना मैं? अभी भेजता हूँ, अभी छुट्टी में याद दिला देना। तुम लोग क्या याद दिलाओ, खुद बेहोश रहते हो। तो वाष्प दाब के बारे में यहाँ बताया गया। तो हमने एक बात पढ़ी थी, ताप प्रोपोर्शनल क्या होता है? वाष्प दाब पढ़ा था। तो ताप बढ़ता है तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। ये सब मैं पुराने वीडियोस में बहुत बता चुका हूँ। जिसको देखना हो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, सब कुछ मिल जाएगा। और नोट्स जरूर खरीद लें। तो ताप और वाष्प दाब अगर उल्टा चला दें, हम ताप घटाएं तो वाष्प दाब भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा ना? अगर बढ़ाने पे बढ़ रहा है, ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब बढ़ता है, घटाने पे घटेगा भी। अब वाष्प दाब घटेगा तो क्या होगा? वाष्प दाब घटते घटते इसकी ठोस अवस्था, किसके? द्रव की। द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब इस कंडीशन में पहुंच जाए, ये किसका वाष्प दाब है? ये द्रव का है। ये द्रव का वाष्प दाब जब किसके लेवल में पहुंच जाए? उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के लेवल में पहुंच जाता है। तब वो क्या हो जाता है? तब वो द्रव से कन्वर्ट हो जाता है ठोस में। ये वाष्प दाब के टर्म्स में कह दिया। तो इसको डेफिनेशन में क्या बोल देते हैं? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को हिमांक कहते हैं। और यह प्रक्रिया हिमन कहलाती है। बाकी एक तो अवनमन उन्नयन वाली परिभाषा सब में सेम है। परिभाषा क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक को अवाष्पशील विलेय में, उल्टा बोल दिया, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है। यह कोई शुद्ध विलायक है, मान लो ओरिजिनल पानी है, ये क्या कहलाता है? शुद्ध विलायक। अब ये डेली एक ही चीज बता रहा हूं, उसके बाद भी नहीं बन रहा, तब क्या करूं? रिवीजन की कमी है तुम लोग की, वही मैं करा रहा हूं। यहाँ पे मान लो ये मैं खूब सारा क्या ले लिया? यूरिया, नमक, शक्कर, कुछ भी ले लिया, इसको डाल दिया। ये क्या था? अवाष्पशील विलेय, ठीक है। इसको यहाँ डाल दिया तो इससे क्या बन गया? पूरा का पूरा विलयन बन गया। बन गया ना? विलयन क्या बन गया? अरे विलयन तो बना दो। जब ये विलयन बन गया, इसमें ये छोटे छोटे कण हैं। ये छोटे छोटे कण किसके हैं? अब ये बताओ कि इस विलयन का वाष्प दाब क्या हुआ? वाष्प दाब कम हुआ। क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। इसका जो वाष्प दाब था यानी पी, वो कम हो गया। क्वथनांक जो था वो टीबी बढ़ गया। क्वथनांक क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसको उबालने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही इसका जो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम होने का मतलब ताप कम हो रहा है। जैसे पहले मान लो जो पानी था ये 0 डिग्री सेल्सियस में द्रव से क्या बन रहा था? ठोस बन रहा था। तब ये जो शरबत है इसमें क्या क्या है? पानी प्लस नमक है। नमक प्लस शक्कर भी कर लेते हैं, चलो बीपी का पेशेंट है मान लो। तो अब इसको द्रव से बनने में मान लिया कितना लग जाएगा? -5 डिग्री सेल्सियस। इसको द्रव से क्या बनाना है? ठोस। इसको द्रव से ठोस बनाने में कितना लग रहा है? -5। समझ गए?
ऐसे मान लो, और एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लो ये 4 डिग्री सेल्सियस में बन रहा है और ये मान लो 1 में बन रहा है, तो ये इसका हिमांक जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। ये 4 डिग्री सेल्सियस बन रहा था, इसके बनने में 1 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि बनता है 0 है, माइनस कुछ लोग के ना पल्ले पड़ रहा है, इसलिए मैं बता दिया। इतनी सी प्रक्रिया क्लियर हो गई। जब इसकी परिभाषा पढ़ते तो क्या बोल देते करते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प पदार्थ में कमी आती है। इस प्रकार क्या हो जाता है, विलयन के हिमांक में भी कमी आ जाती करती है, बस। या फिर बोल दो विलयन को ठंडा होने के लिए और कम तापमान की, विलयन को बर्फ बनाने के लिए या फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है, बस। बुक में क्या परिभाषा लिखे हो? बुक में नॉर्मल सी परिभाषा है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प पदार्थ में कमी आती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अतः विलयन के लिए ठोस एवं द्रव अवस्था में साम्य अवस्था का मान शुद्ध विलायक की तुलना में निम्न ताप पर होता है। ये लाइन समझो, इसमें लिखा हुआ है विलयन के लिए ठोस और द्रव अवस्था में साम्य अवस्था। विलयन के लिए जो ठोस और द्रव के बीच साम्य अवस्था है वो निम्न ताप पर होती है, यही ना लिखा हुआ है, निम्न ताप पर। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। आराम से देखो, जो लोग ऑनलाइन वाले हो नोट्स खोल के रखें, नोट्स मैंने बता दिया है आपको, ये वाली नोट्स का PDF मिल जाएगा ऐप में। जो लोग नहीं खरीदे हैं कोर्स खरीद लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब मैंने बता दिया है। यहाँ साफ साफ लिखा है विलयन के लिए, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? विलयन, ये रहा विलयन। विलयन के लिए जो ठोस और द्रव अवस्था में साम्य अवस्था है वो इसकी तुलना में निम्न ताप पर है, निम्न यानी कम ताप पर है। ये अगर 4 डिग्री में बन रहा है, हालांकि 4 नहीं 0 है, लेकिन संख्या के रूप में मान लो कोई ऐसा द्रव है, तो ये 4 डिग्री में बन रहा है, लेकिन ये कितने में बन रहा है? 1 डिग्री, तो उसकी अपेक्षा निम्न ताप पर है, यही लाइन आ लिखी। फिर से देख लो, अतः विलयन के लिए ठोस एवं द्रव अवस्था में साम्य अवस्था का मान शुद्ध विलायक की तुलना में निम्न ताप पर है, विलयन के लिए निम्न ताप पर है, ठीक। परिणाम स्वरूप विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, बस इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं, डिनोटेड बाय डेल TF। अब इसका मान लिया, इसका क्या था? TF था, नॉट लगा दो, और इसका क्या था? TF। तो अब हम यहाँ जान रहे हैं, पहली बात हम नोट कर रहे हैं, पहली बात क्या जान रहे हैं, जो TF है वो लेस देन हो गया है TF नॉट से, ठीक। जिसका चाहिए उसको पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष उसको बाद में लिखो। ये ज्यादा हो गया और ये कम, ऐसा नहीं हुआ, ये उतना ही है, ये वाला कम हो गया वो ज्यादा थोड़ी हो गया, कम हो गया है। कौन? विलयन का, विलयन वाला कम हो गया है। तो अगर हम यहाँ से सीधे क्या लाना चाहें, डेल TF क्या कहलाएगा? हिमांक में अवनमन। तो कितना आ जाएगा? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो TF नॉट माइनस TF आ जाएगा, बस। क्लियर हो गया? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अब बताओ, परिभाषा भी क्लियर है, बस इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। आज ये खत्म हो जाना चाहिए था, उस दिन वो क्वथनांक वाला गड़बड़ आ गया है ना, वरना कल हो जाता हिमांक वाला, आज हो जाता परासरण दाब। 10 दिन मैं जो टारगेट तुम लोग को शुरू में बताया था कि हम 10 दिन प्रति चैप्टर चलेंगे, वो उससे थोड़ा आगे चल रहे हैं। ये बड़े चैप्टर हैं, अभी 4 पार्ट जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ? फिजिक्स में? फिजिक्स तुम्हारी बहुत जल्दी हो जाएगी, केमिस्ट्री में टाइम लगता ही है। वो तो केमिस्ट्री जय तुम लोग को लिखा डाला था फोटो भेज के, नहीं तो फिर क्लास में लिखते फिर पता चलता जब 36 पन्ना लिखते। 30 पन्ना गया होगा, 32-33 गया है कि नहीं? अब उतना क्लास में बोल बोल लिखाना पड़ता, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। भाई लिख लिए, याद करा डाला क्लास में। अब आता है इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्राफ में हम क्या क्या देखते हैं? ताप देखते हैं और वाष्प दाब। ये पेपर में बनाना जरूरी नहीं, और ये इस साल का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन आ चल रहा है। हाँ इस साल आया था, 9 मिनट हो गए, इस साल आया था यही वाला। सोचो, इधर साइड ताप बढ़ रहा है और इधर साइड वाष्प दाब बढ़ रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ क्या था, -4 -3 -2 माइनस, अरे कुछ ज्यादा ही लिख दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये भी मान लो, यहाँ पे मान लो 30 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक ऐसे है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया डॉट 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 करके। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 है, 0 डिग्री है। हम जानते हैं शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। सबको पता है शुद्ध पानी बर्फ बन जाएगा। अगर हम देखें, हमें 2 चीजें चाहिए होंगी, एक शुद्ध विलायक यानी शुद्ध पानी और एक नमक शक्कर घोला हुआ पानी। हमारी बुद्धि और हमारी किताब यही बोली कि नमक शक्कर वाला पानी
ठंडा होने में और कम तापमान लेगा, किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। तो बताओ वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है? पहला जो पॉइंट हम जानते हैं कि ताप प्रोपोर्शनल क्या होता है? वाष्प दाब। तो इससे हम दूसरा पॉइंट क्या बता रहे थे कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो ज्यादा होता है, विलयन का कम होता है। ये तो पता है ना। तो अगर विलायक का रख दें ऊपर और विलयन का कहां रख दें? नीचे, है। तो ये बताओ ताप बढ़ाने पर इसका क्या हो रहा था? वाष्प दाब बढ़ रहा था, इसका भी वाष्प दाब बढ़ रहा था। एक ये लिमिट थी वायुमंडलीय दाब वाली, जिसकी अभी कोई खास जरूरत नहीं है। अब हमें ताप बढ़ाना नहीं है, हमें रिवर्स गियर में चलना है। हमें कहाँ चलना है? रिवर्स गियर में। हम क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कर रहे हैं तो ताप बढ़ाएंगे, ताप घटाएंगे? उस वाले ग्राफ का उल्टा चल दो, ताप घटाना है, हम उधर से इधर चलेंगे। तो मान लो ये दोनों इस कंडीशन में थे, एक यहाँ पे रखा हुआ था और एक यहाँ पे रखा हुआ था। ये दोनों यहाँ थे। जब हम इन दोनों का क्या किए? ताप घटाना शुरू किए, ताप घटाना शुरू किया, ऐसे थे। इनका घटाओ ताप, तो घटाते जाएंगे तो वाष्प दाब कंटिन्यू क्या होगा? कम। जैसे जैसे ताप घटेगा वैसे वैसे इनका वाष्प दाब घटेगा। तो ताप घटाए इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं फ्रिज में डाल के, तो वाष्प दाब कंटिन्यू क्या होता जाएगा? कम। वाष्प दाब कम हो रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है। एक पॉइंट आता है जहां पे क्या हो जाता करता है, इनका ठोस अवस्था का वाष्प दाब आ जाता है। तो इसका मान लो यहीं पे है ठोस अवस्था का वाष्प दाब और इसका ठोस अवस्था का वाष्प दाब कहाँ है? थोड़ा सा नीचे। तो इस पॉइंट पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दोनों ठोस में। किस पर? ठोस में। ये वाला पहले हो जाता है, लेकिन इस वाले को ठोस बनने में थोड़ा सा क्या लगता है? समय। ये ऐसे मान लो, ये कौन था? विलियन। हम इधर आ रहे थे, पहले इधर नहीं था। चलो इसको मैं मिटा के ही बता देता हूं। ग्राफ है, इधर से इधर जाऊंगा तो ताप क्या होगा? घटेगा। इधर से ऊपर जा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो नीचे आएंगे तो वाष्प दाब घटेगा। फंडा ये बोलता है कि अगर हम किसी भी द्रव का ताप घटाएंगे तो उसका वाष्प दाब भी घटेगा। तो चलो ये मान लो क्या है? विलायक है, हटाओ इसको। और ये मान लो क्या है? विलयन है। विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है तो ऊपर रखा है, और क्या बोल दिया मैं? उल्टा बोल दिया। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है तो ऊपर रखा है, और विलयन का वाष्प दाब कम होता है नीचे। ये कोई नंबर होंगे, है ना? जितने बार जितने पास्कल हो वो बुक देखना पड़ेगा हमें। तो जब हम इसका क्या करेंगे? ताप घटाएंगे, तो ताप घटाएंगे तो ये सीधे क्या होगा? इसका वाष्प दाब घटेगा। अब हम जानते हैं ये क्या है? शुद्ध पानी। ये क्या है? विलायक है ना, इसको शुद्ध विलायक लेके समझो। तो शुद्ध विलायक को हम जानते हैं, हम इसका ताप घटाते जा रहे हैं, ताप घटाते जा रहे हैं, वाष्प दाब घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक वक्त आएगा जब इसका ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हम जानते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है कि पानी का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जैसे ही इसका तापमान, ये जो शुद्ध हमने पानी लिया था, इसका ताप जैसे ही हम घटाते 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 0 पहुंचाएंगे, तो 0 डिग्री में होता क्या है? इस द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है बर्फ के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। तो ये इसी पॉइंट पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ में, ठोस में। लेकिन अब विलयन लो, ये विलयन पहले से इसका वाष्प दाब क्या था? इनके वाष्प दाब में डिफरेंस था ना, यही तो डेल पी कहला रहा था ना, वाष्प दाब कम था। अब इसका वाष्प दाब कम था, जब इसको मैं ठंडा कर देगा, ठंडा कर दे, क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनेगा? नहीं, इसके वाष्प दाब में और कमी आएगी। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ नहीं बनेगी, इसको थोड़ा और टाइम लग जाएगा। हम मान लेते हैं 2 डिग्री में बन गया, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया कि विलयन को बर्फ बनने में कितना लग गया? 2 डिग्री कम लग गया कि नहीं? बस यही या कहलाता करता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में कमी आ गई, कम ताप पर होता है, इसकी अपेक्षा कम ताप पर। अब ये जो लाइन बनी हुई है दोनों की साम्य अवस्था बताने के लिए बनी। ये क्या है? यहाँ पे ठोस अवस्था लिखा है ना, हाँ ठोस अवस्था। ये यहां से अगर मैं देखूं, ये वाली लाइन लाओ नीचे और ये वाली लाइन लाओ नीचे, आ गई। अब इन दोनों के बारे में बता दो कौन क्या है। ये वाला किसका था? विलयन का। यहां लिखना भूल गया। पिछले वीडियो में मैंने क्वथनांक के बारे में बताया था, उसमें ग्राफ और अच्छे समझाया, जाके देख लेना। इसमें कुछ खास है नहीं, बस हम इस दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, दिशा हमने बदल दी है। ठीक, ये वाला जो था विलायक के लिए था, विलायक वाले को हम किससे दर्शा देते हैं? चलो TF से, और ऊपर क्या लगाना पड़ता है? नॉट। और ये वाला किसका है? विलयन का है। विलयन का क्या हिमांक है? ये TF आ गया। यानी जो पानी था, शुद्ध पानी, कहाँ गया? है ही नहीं। शुद्ध पानी जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट हो गया? ठोस में। लेकिन विलयन, जिसमें हमने शक्कर, पानी, नमक घोल रखा था, वो 0 डिग्री में नहीं हुआ, उसको लग गया -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? और इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस, यही के ला गया डेल TF।
समझ गए। इसी आधार पर अगर हम देखें, यहाँ हमने क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट बात कि कौन कम आ रहा है, जो विलियन है यानी TF है वो कम आ रहा है किससे, TF0 से, है ना। तुम खुद सोचो -2 इज लेस देन 0 डिग्री है, हाँ नॉर्मल सी बात। चौथी बात हमने यहाँ क्या देखी कि जो डेल TF आ रहा है, डेल TF यानी हिमांक में अवनमन, वो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला यानी TF0 माइनस TF आ रहा है, यानी विलियन का हिमांक माइनस, अरे उल्टा बोल दिया, विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक। कोई दिक्कत, ये ठोस, ये साम्य अवस्था के लिए दर्शाया जा रहा है, बाकी ना बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, बनाने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। ये उस हिसाब से बनाया जा रहा है, ऐसा समझ लो जैसे पिछले वाले में हम वायुमंडल के लिए एक लाइन नहीं बनाए थे, वायुमंडलीय दाब के लिए एक लाइन बनाए थे, ऐसे यहाँ पे इसकी ठोस अवस्था के लिए बना रहा है कि ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, समझे। तो इसका ठोस अवस्था का वाष्प दाब इस पॉइंट पर था और इसका ठोस अवस्था का वाष्प दाब इस पॉइंट पर था, ठीक है। ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब आता है इस लेवल में और ये टेम्परेचर घटाते गए, बस अब फंडा क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे एक और बात बता दी, ये तो फार्मूला क्लियर ही है। एक बात यहाँ पांचवी बात इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले वाले में भी सेम टू सेम थी, मोल घोलने वाला है ना, जितने ज्यादा मोल घोलेंगे यही फंडा है ना। यहाँ भी लिखोगे हिमांक में अवनमन विलय के विलियन की मोललता, यहाँ क्या होता है ललता लिखे हो ना, यहाँ पे लास्ट पॉइंट विलियन में हिमांक में अवनमन विलियन की मोललता के समानुपाती। पिछले वाले में भी यही थे, इस वाले में भी यही। तो यहाँ हमने सीधे सी बात बोल दी कि जो हिमांक में अवनमन आया है, किसके हिमांक में अवनमन, विलियन के हिमांक में अवनमन आया है, ये मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती, यानी डेल TF जो आया है वो प्रोपोर्शनल, यही बता रहे हो क्या, स्मॉल m, तो डेल TF इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे KFM। उसमें भी KF आया था, इसमें भी KF आ गया, जहाँ KF क्या था उस वाले में KB आया था, KF नहीं आया था। वो जो KB आया था, KB को क्या कह रहे थे हम लोग, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे KF को क्या कहेंगे, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। यहाँ KF क्या बन जाएगा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये सब समझ में आ गया ना, बस 2-3 लाइन का टॉपिक और बचा, कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर हैं। अब तुम शुरू से पढ़ रहे हो तो सब समझ में आ रहा, अब तुम डायरेक्ट ये वाला वीडियो आके देखोगे तो कहाँ से पल्ले पड़ेगा। इसलिए जो लोग शुरू से ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर पूरा कोर्स नोट्स वगैरह सबके साथ चाहिए तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने मस्ट वॉच करके लिखा है, उसको देख लेना। अब ये 2024 का क्वेश्चन है, तुम्हारे में रिपीट तो होगा नहीं। पेपर में क्या आया था पता है, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें सीधे लिखा था हिमांक में अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, बस बन जाएगा। अवनमन क्या है मैंने बता दिया, चित्र उत्तर बना दोगे ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख दोगे, नंबर बढ़ा देता है, कहीं पर गड़बड़ होता है वहां मैनेज कर देता है। तो बड़ा क्वेश्चन है तो लिख के भी आना चाहिए राम कथा। केमिस्ट्री में इस साल बहुत नंबर दिया है फालतू वाला। अब यहाँ पे तुम्हें यह बता दिया गया कि डेल TF प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्मॉल m क्या है, मोललता है। अब इसी के आधार पे डेल TF इक्वल टू क्या आ गया, KFM, है ना। जहां KF के बारे में हमें पढ़ना है, KF क्या होता है। आज इंक कितनी लग रही है यार, इस मार्कर में कितनी बार इंक डाला है ना, आज लिखा भी कम हूं। वैसे चाहिए टीचर को कि एक एक चीज बोर्ड में लिख के बताए। वो जो प्रकाश पढ़ता है दिल्ली में, वो बता रहा था, बोला एक एक चीज बोर्ड में लिख के पढ़ाते हैं। दिल्ली के टीचर एक लाइन बोलते हैं, बोले टीचर वो नहीं है जो डिजिटल बोर्ड में PDF लाए और सारी लिखी हुई बातों को ऐसे उंगली रख के पढ़ के बता दे। टीचर वो है जो लिख लिख के बोर्ड भर दे। वो लोग जैसे हिंदी में लिखाता करता ना तुम लोग को बोल बोल के, वो हिंदी तक बोर्ड में लिखते हैं। हाँ, फिर लिखने वालों को नींद आ जाती है, इतना धीरे लिखें। अब देखो 65 साल के सर आते हैं पढ़ाना। बालूल भाई, लेकिन भाई वो लेवल है, वो क्या पुरानी पद्धति ऐसी थी पढ़ाने वालों की, अब आजकल नई पद्धति है, लेकिन वो पद्धति ज्यादा बढ़िया रहती है। क्लास में समझाओ, क्लास में लिखो। अब जैसे तुम लोग को शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, इसको तुम अगर शॉर्टकट में लिखते जाओ फिर देखो। इसीलिए जो लोग मोबाइल से पढ़ रहे हो तो वो लोग पेन कॉपी लेके बैठा करो और किताब भी सामने रखे, उससे फायदा रहता है। छोटा छोटा लिख लिया तो रिवाइज भी होते रहता है। घर में पढ़ा करो तो बिना लिखे मत पढ़ा करो। तुम लोग को मैं UPSC वाली टेक्निक बताता हूँ, सब मेरा दोस्त बताता है मेरे को। KF क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, इसको हम जल्दी समझ लेते हैं। यदि हम, मोती तो नहीं था, ऑरेंज कलर का था कि ब्लैक कलर का, हाँ ठीक है लेडीज डॉग है वो।
m इक्वल टू हम क्या ले लें, अगर एक मोल पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो है क्या हमारे पास विलायक, 1 किलो क्या है विलायक है। ये मैं कल बताया था ना, इसकी परिभाषा रटनी नहीं है, फटाक से याद हो जाती है। 1 किलो हमारे पास विलायक है, 1 किलो विलायक में हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल क्या घोल रहे हैं, मान लो नमक घोल रहे हैं, इसमें नमक है खूब सारा, अगर इसमें हम घोल देंगे तो केवल इतने में डेल टी एफ जो आएगा, यानी के एफ इंटू 1, तो इतने में जो डेल टी एफ आ रहा है वही कहलाता है के एफ। डेल टी एफ क्या है, हिंदी बोलो, आधे लोगों को पता ही नहीं क्या सुन रहे हो। अब मैं नाम लेके इसलिए नहीं पूछता हूँ क्योंकि तुम लोग को बेइज्जती महसूस होती है, बिना कुछ बोले इतना दुख हो जाता है, तो बोलने पे तो और बेहोश ही हो जाओगे आधे लोग। मैं जानता हूँ यहाँ कितनों की समझ में आ रहा है, ध्यान देते हैं जो उनके आ रहा है, कुछ तो एक्टिंग करते हैं कि हमें समझ में आ रहा है, बस हम बताना नहीं चाहते। इतना पढ़ के, इतना रिवीजन करके मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोर्स हो गया, इतना जल्दी पढ़ने के बाद अगर तुम 90% ना लाओ तो फिर घर में सार है, खूंटा भी खाली होगा, तो उसमें जाइए और बंध जाइए, करना कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे इधर उधर जबड़ा हिलाना है और उसके बाद नाक के अपने जो छेद है उनमें जीभ ले जाना है, बीच बीच में एक साउंड निकाल देना है, प्यास लगे तो तो 2 प्यारे प्यारे इंसान खाना पानी लेके आ जाएंगे, ठीक है। हाँ 2 लोग आते करते हैं, मन करे तो उनको भी पीछे से एक लात मसक देना। तो पढ़ाई लिखाई करो, बहुत बढ़िया पेपर आता है। एमपी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसका पेपर भारत में सबसे रद्दी आता है, रद्दी मतलब रद्दी कि पेपर देख के लगता ही नहीं कुछ आया है, हर चैप्टर से 10-12 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, उनको पढ़ के चले जाओ, हो गया। अब बात यह है रिजल्ट ला के क्या हमको नौकरी मिल जाएगी, तो नहीं ला के कौन सा मिल जाएगी नहीं ला के नुकसान है कि बेइज्जती होगी, लोग बोलेंगे क्या पढ़ते थे, तुम तो बहुत होशियार थे। तो रिजल्ट ला के एक ही फायदा है कि थोड़ा सा समाज में स्टेटस बन जाएगा, बेइज्जती नहीं होगी, बाकी ये तो सोचो ही ना, बीएससी करके नौकरी मिल जाएगी, बीटेक करके मिल जाएगी, टेक्निकल डिग्री है वो, टेक्निकल डिग्री करना है आगे। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है तो विलयन बनेगा, और विलयन के हिमांक में जो वृद्धि आएगी वही कहलाती है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल का मतलब ये होता करता है 1 मोल, ये 1 मोल प्रति केजी है, समझ गए। बस क्या मैं वृद्धि बोल दिया, कमी यार, वो सब अब तुम लोग समझने लगे, समझ गए हो ना। अरे मुंह से अब निकल जाते, आदमी पढ़ाते तो कुछ और सोचते रहता है, वाह क्या चित्र बना, वाह वाह एकदम मजा आ गया, गलत है, कहाँ बनाए हो ठोस अवस्था। इस बंदे की राइटिंग के अलावा भगवान ने कुछ नहीं दिया। अब आती है अगली हेडिंग, पेपर में सिर्फ इतना नहीं आती, इसके बाद कभी आती, इसका मात्रक क्या है बताओ, कल बताया था मैंने, हालांकि केल्विन केजी प्रति मोल। परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन। परम शून्य ताप का मतलब है उससे कम ताप नहीं हो सकता, जैसे कहते हैं ना परम शक्ति, उससे ताकतवर इस दुनिया में कुछ नहीं। तुम लोग कैप्टन मार्वल मूवी देखे हो, कैप्टन मार्वल नहीं देखे, क्या मूवी है, उस मूवी में क्या ग्राफिक्स बनाया, मजा आ जाता करता है, नहीं देखे, मूवी देखना चाहिए, खास तौर पर जो मैं बताता हूँ, आज तक की दुनिया की सबसे अच्छी मूवी बस वही इंटरस्टेलर, उसको बनाने वाला सोचो, वो डायरेक्टर जितनी मूवी बनाया है ना सब दमदार है, नहीं वो मार्वल की नहीं, अरे यार तौबा तौबा, घटिया, तुम लोग को इतनी बार बोला वो मूवी जरूर देखो, इंटरस्टेलर, तो गूगल में चले जाओ सब मिल जाए, नहीं मतलब सब आ जाता है, गलत चीज मत सर्च करना, उसमें सही में सब आ जाता है। तो इंग्लिश में ही देखो, इंटरस्टेलर का हिंदी वर्जन बहुत बेकार है, मैं हिंदी वर्जन खोला 2-3 मिनट का देखने वाला, ये क्या जोकर बना दिया, इंग्लिश में देखो पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक इंग्लिश है उसमें, एक कठिन इंग्लिश, मेरे आगे तुम लोग के तो आ ही जाएगी, बहुत सरल इंग्लिश है उसमें। अब पूरी मूवी में इतना साउंड गजब का है, क्या स्टोरी लाइन बनाए हैं, क्या मतलब बनाते हो लोग,
बस वो जितने मूवी बनाते हैं ना उतने में यहाँ सेटेलाइट बन जाता है। देखो अंग्रेजों के पास है अथाह पैसा, और जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना बढ़िया सामान बनेगा। सही बात है ना। अब भारत वालों के पास पैसा नहीं, भोजपुरी देखो, उनके पास कुछ पैसा नहीं है। भोजपुरी में ग्राफिक्स भी ऐसे रहते हैं, मतलब जो वीएफएक्स डालते हैं। चलिए आ जाइए, इसमें एक क्वेश्चन आता है, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलय का मूलाधार लाना, है ना। अगली हेडिंग है, ये इनके साथ ही आते हैं। बायो का लिख लिए थे तुम लोग, क्यों नहीं लिखे थे? वो समझ में आ गया था जिस तरह लिखा था, एक एक कलर के पेन से लिखा था, इसे गोदा गादी टाइप का। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। हिमांक में अवनमन की सहायता से विलय का मूलाधार मान, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था कि 4 प्रकार के हैं टोटल, अणु संख्या गुणन 4 प्रकार के। बंद हो जाएगा लगता है क्या ये, बहुत धीरे चलता है भाई, बंद कर दें। गुहार न मान, बंद करो बंद करो। अब इन लोगों को पंखा, हाँ तुम अच्छा उपाय लगाए हो, नारी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। विलय क्या होता है, जिसको हम बी से दर्शाते हैं। मूलाधार मान को किससे दर्शाते हैं, एम बी से। जब मैं पढ़ाया था अनुसंख्या गुणधर्म तो मैंने बोला था चारों में एक टॉपिक कॉमन है, और वो क्या है, एम बी की वैल्यू लाना। तो हम पहले वाले से एम बी की वैल्यू लाए थे। पहले वाले से एम बी की वैल्यू लाने के लिए, पहला वाला कौन था, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, उसको लगाने के लिए पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी था। इसमें एक्स बी की वैल्यू रख के लगाए थे ना, एक्स बी की वैल्यू रखे थे, एन ए प्लस एन बी को एन ए ही बोल दिया था, है ना, उसका एन बी गायब कर देते हैं। फिर जब दूसरा वाला लगाया था तो उसको किससे लगाया था, डेल टी बी इक्वल टू क्या आता है, के एफ इंटू एम, स्मॉल एम की वैल्यू रख दी, हाँ यार के बी इंटू एम। अब आज जो लगाने वो यही वाला है। हम जानते हैं यहाँ पे एक लाइन लिख देना, चूंकि हिमांक में अवनमन जो होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती। अरे बुक में नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक लाइन लिखनी, हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती। इसका मतलब मैं बता चुका हूँ ना, इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, पिछले क्लास में बताया था। क्या बताया था, जितने ज्यादा मोल घोलोगे उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर घटेगा, गर्म करने में बढ़ेगा, ठंडा करने में घटेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे डेल टी एफ प्रोपोर्शनल क्या आ गया, स्मॉल एम, तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या आएगा, के एफ इंटू एम आ गया। तो अगर मैं एम की वैल्यू रख दूं, एम की वैल्यू सबको पता है ना, चूंकि एम इक्वल टू क्या होता करता है, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। ग्राम में करोगे 1000 आ जाएगा, ग्राम में करना ही क्यों, नहीं करना है ना। तो क्या आ जाएगा, के एफ इंटू ये आ जाएगा एन बी, एन बी अपॉन क्या आ गया, डब्ल्यू ए किसमें, केजी में। अब तुम चाहो तो एन बी की वैल्यू रख दो, बिना रखे एम बी आएगा कहाँ से, अगर एन बी की वैल्यू नहीं रखे तो एम बी आएगा कहाँ से। अब हम जानते हैं चूंकि एन बी इक्वल टू क्या होता है, विलय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलय का मूलक द्रव्यमान, हमें यही तो ज्ञात करना है। तो डेल टी एफ, ये इस साल का क्वेश्चन है, अगले साल इसी टाइप का आएगा कुछ। तो के एफ इंटू एन बी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू बी अपॉन यहाँ पे डब्ल्यू ए था, इसको उधर साइड लिख दें क्या, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इनको रटना नहीं, बस फार्मूले लगाने। अब एम बी इधर ला दो, इसको इधर ला दो, आंसर आ गया। हमारा इतना सा काम ही था, एम बी इधर आ गया, ये इधर और ये इधर इंटरचेंज कर दो, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन ये क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, और एक इसमें आ गया के जी। बस ये सब न्यूमेरिकल हैं इनके, मैं तो चाहता हूँ न्यूमेरिकल आए भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग खत्म। यहाँ राम कथा लिखने में बहुत बोरिंग लगता है। यहाँ से आप लोग का ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म, के एफ डब्ल्यू बी 1000। हाँ इस तरह एक और हो सकता है, अगर हम इसको ऐसा कर दें, जैसे ये डब्ल्यू ए किस में है, के जी में है, अगर हम इसको जी में बदल दें, ग्राम में बदल दें, तो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा, वीडियो चालू है देख लो, डब्ल्यू ए किस में आ गया, ग्राम में। ये फार्मूला भी हो सकता है, समझ गए, जब ये किस में रख दो, ग्राम में रख दो। इतना ही आया था इस साल, ठीक। यहाँ से आपका ये टॉपिक हो गया खत्म। अथवा में आया था परासरण दाब के बारे में, परासरण दाब अब सोच रहा हूँ मैं नए सिरे से पढ़ा दूं एकदम, है ना, नया वीडियो ही रहे, आधा अधूरा हो जाता है, क्या कहते हो, थोड़ा सा उसमें समझाने को रहेगा, बायो भी आज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। परासरण दाब में ज्यादा है भी नहीं, 2-3 मिनट की कहानी है परासरण की, उसके बाद उसके सवाल कराने। यहाँ से हिमांक में अवनमन पूरा हो गया, डन। अब लास्ट हम लोग का आता करता है जिसका नाम है परासरण दाब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब।
ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, मतलब इसमें उतनी बुद्धि नहीं लगानी। जैसे इन वालों में सोचना पड़ता था, वाष्प दाब बढ़ रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है, घट रहा है, वाष्प दाब घट रहा है, बढ़ रहा है, इसमें सोचना पड़ता था। परासरण दाब में ये सब नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि यहाँ न वाष्प दाब है, न हिमांक है, न क्वथनांक है, न ताप है, बस दाब है, क्योंकि दाब तो है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक, तो ये पढ़ा जाएगा कल की क्लास में।